ओके, सो वेलकम बैक टू आवर अनदर लेक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 35 तक सारे आर्टिकल्स के बारे में जान लेंगे। तो आर्टिकल 23 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 23 एंड 24 ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। अब एक्सप्लॉइटेशन किस किस्म का, स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 23 से। तो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ये आपको प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके से आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स को आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, आप फोर्स्ड लेबर नहीं रख सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सबसे पहले आप समझ लीजिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जिस तरीके से आप चीज़ों को खरीदो फरोख्त करते हो, यानी कि आप चीज़ें बेचते हो, आप चीज़ें खरीदते हो, इसी तरीके से ह्यूमंस को जो है खरीदो फरोख्त होने से ये आर्टिकल बचाता है। यानी कि ये बोलता है आप बच्चे को नहीं बेच सकते हो, आप किसी फीमेल को नहीं बेच सकते हो या ख़रीद सकते हो, आप किसी मेल को नहीं बेच सकते हो या ख़रीद सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगा कि ट्रैफिकिंग के बाद क्या होता है। अगर एक बच्चे को ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है तो उस बच्चे से फिर भीख मंगवाया जाता है और उसकी जो परवरिश होती है वो उसी माहौल में हो जाती है और उसको कंपटीशन लगता है वही भीख मांगने में। अब जितने अच्छे से वो भीख मांगेगा उतना ही ज़्यादा वो खुद को कामयाब समझेगा। तो ये जो बेसिकली रूट काज जो है इसका ट्रैफिकिंग ही है ना। एक बच्चे को ख़रीदते हो, फिर बेचते हो और फिर वो बच्चा जो है बैगर्स वाले कल्चर में चला जाता है तो उसको वो फिर अपना ही प्रोफेशन लगता है, उसको वो फिर गलत नहीं लगता है। इसी तरीके से अगर वुमेंस की ट्रैफिकिंग होती है तो एक छोटी सी लड़की को अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो किसी लड़की को अगर बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है तो उनको उसी माहौल में जो है बड़ा किया जाता है, उसी माहौल में उनकी परवरिश की जाती है। तो फिर वो बाद में जो जिस गलत काम में वो मुब्तला हो जाते हैं, जिस गलत काम में वो फंसते हैं, यानी कि उनको फंसाया जाता है बेसिकली, तो उनको वो किसी भी तरीके से गलत नहीं लगता, उनको वो काम लगता है, अपना प्रोफेशन लगता है। इसी तरीके से अब उस ट्रैफिकिंग को रोका गया है कि आप किसी भी तरीके से ह्यूमन बीइंग को ट्रैफिक नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 23 में। और भी यहाँ पर है और एक चीज़ जो कि आपको देखने वाली है, फोर्सेड लेबर। आप किसी को फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हो, जिसको हम बेगारी कहते हैं, है ना। किसी इंसान को आप लोगे काम पर और उसको फिर बाद में बोलोगे कि आप दिन भर काम करो, शाम को आपको मजदूरी में नहीं मिलेगी, आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो फिर कोई आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास पावर है और आप उस पावर का मिसयूज़ करते हो, किसी को फोर्सफुली काम करवाते हो, तो वो इस चीज़ में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम फोर्सेड लेबर। तो ये जो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस फंडामेंटल राइट, ये जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोहिबिट करता है वो सारी फोर्सेड लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। समझ में आ गया? ऑल राइट। So now coming to the next, which is the Article 24 of the Indian Constitution. अब जो Article 24 of Indian Constitution है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कि बच्चों को 14 ईयर्स से कम जितने भी बच्चे हैं उनको आप किसी भी तरीके से ख़तरनाक कामों में काम करने के लिए नहीं ला सकते हो, यानी कि उनसे आप ये जो है ख़तरनाक डेंजर प्लेसेस पर काम नहीं करा सकते हो, जिनमें आपका क्या चीज़ आता है, जितने भी हैज़ार्डस जॉब्स है इसमें आपका फैक्ट्री आता है। आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो बच्चे से, ठीक है। आप माइंस में काम नहीं करवा सकते हो बच्चे में, या किसी भी इस तरीके की जगह जहाँ पर जो है ख़तरा होगा, जो डेंजरस प्लेस होगी एक बच्चे के लिए, वहाँ पर आप बच्चे से काम नहीं करवा सकते हो अगर उसकी एज 14 ईयर से कम है। तो ये 14 ईयर्स वाला किस्सा 24 आर्टिकल में आपको मिलेंगे, यानी कि जिसमें आपको बिलो द 14 ईयर्स चाइल्ड को आपको जो है क्राइम माना जाता है, बल्कि ये उनका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये 24 आर्टिकल जो है उस चीज़ को रोक देता है, प्रोहिबिट करता है एक्चुअली चाइल्ड लेबर को। ऑलराइट, सो अभी तक हमने राइट टू इक्वालिटी के बाद राइट टू फ्रीडम देखा है, और अब हमने अभी पढ़ा जो आर्टिकल 23 एंड 24 डिफाइन करता है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जो आपकी मजहबी फ्रीडम है, मजहबी फ्रीडम में आपके कौन कौन से आर्टिकल आते हैं 25 से लेकर के 28 तक। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। ये आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन देता है अपने रिलीजन का। यानी कि देखो, फ्री कंसाइंस का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपने रब को मानते हो, आपके दिल में क्या है अपने मजहब को लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको
मतलब आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो अपना रिलीजन, आप फ्रीली बता सकते हो कि मेरा रिलीजन क्या है, आप फ्रीली अपना जो है जिस तरीके से आप अपने मज़हब को प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिसमें आपका इबादत करने का तरीका आता है या बाकी सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब इस आर्टिकल 25 में और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मज़हब में कोई चीज़ ट्रेडिशनली चलती आ रही है, जिस तरीके से जो है, अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें, कुछ चीज़ें उनको ज़रूरी साथ होना चाहिए जो कि उनके मज़हब में मैंडेटरी है। इसी तरीके से अगर हम मुस्लिम्स को देखते हैं, मुस्लिम वुमेंस को, तो वो हिजाब पहन सकती है, वो उनको कोई नहीं रोक सकता है, वो उनके मज़हब में है, वो किसी भी तरीके से वो जो चाहे, उनका जो मन चाहे वो कर सकती है। ये जो आर्टिकल 25 में जो कंसाइंस वगैरह है, जिस तरीके से ये रिलीजियस फ्रीडम है, इसको पर्सनल लॉ में भी लाया गया है। अब पर्सनल लॉ इतना स्ट्रांग होता है कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो इवन इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मजहब में कर सकते हो, इट्स योर फंडामेंटल राइट एंड देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन दैट, ठीक है। लेकिन इसमें वो आप कन्वर्जन वाला किस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द आर्टिकल 26, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या डिफाइन करता है? देखिए, ये आपको एक फ्रीडम देता है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। अब यहाँ पर ये रिलीजियस अफेयर्स कैसे होते हैं? जिस तरीके से आपको जो है एक पब्लिक सेक्टर में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक कि आप चैरिटी के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आप मज़हब के नाम पर इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हो, चैरिटी के नाम पर आप इस्टेब्लिश कर सकते हो ये सारे जो है इंस्टीट्यूशंस, और उन इंस्टीट्यूशंस में आप अपने रिलीजियस के अफेयर संभाल सकते हो। ये आपका आर्टिकल 26 में डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम आर्टिकल 27। अब आर्टिकल 27 जो है ये आपको फ्रीडम देता है, अगर आप कोई भी रिलीजियस के मामले में कोई भी पैसा इकट्ठे करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी दरगाह पे या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में अगर करोड़ों रुपया भी आ जाएंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। वो टैक्स फ्री हो जाता है, और उस पर उसकी प्रमोशन के लिए अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हो तो उस पर भी कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। दिस डिफाइंस व्हाट? आर्टिकल 27, ठीक है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर आर्टिकल 28 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 28 जो फंडामेंटल राइट्स में आपका है, ये आपको फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कहता है। अब इस आर्टिकल को आपको इस तरीके से समझना है कि आप किसी भी तरीके से इंस्ट्रक्शंस रिलीजियस के नहीं ले सकते हो, मतलब ये आप पे कंपलसरी नहीं है, आप इसको डिनाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा, देखिए इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, ठीक है, उस सरकारी पैसे पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी मज़हब की तालीम नहीं दी जाएगी, उसमें आपको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, और ना ही उस इंस्टीट्यूशन के बच्चों को फोर्स किया जाएगा कि आप जो है कोई भी मज़हब का कोई भी प्रैक्टिस करो इस इंस्टीट्यूशन में। तो ये आर्टिकल जो है उस चीज़ की फ्रीडम देता है। तो आपको किसी भी तरीके के सरकारी जो पैसे पे चलने वाला इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ पर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल सकते हैं। सबसे पहले जो इन इंस्टीट्यूशंस में, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो डिफ़ाइन किया गया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो पहला है उनमें से जो होली मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा, यानी कि जो पूरे के पूरे तरीके से स्टेट उसको एडमिनिस्टर करता है, स्टेट उसको मेंटेन करता है। दूसरा, जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है। तीसरा, जिसको किसी भी तरीके से स्टेट फंड्स में एड्स मिल रहे हैं, ठीक है, एड्स मिल रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को, वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है। और चौथा, जिसको एडमिनिस्टर तो करता है स्टेट, लेकिन एस्टैब्लिश किया जा रहा है किसी भी रिलीजियस एंडोमेंट से। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते हो। समझ में आ गया आर्टिकल 28? ओके। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हम देखते हैं जो कि हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 डील करता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल 29 के बारे में बात करेंगे, जो कहता है
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पर हमें देखना है माइनॉरिटीज़ आपको दो तरीक़ों से जो है डिफ़ाइन की जाती है, एक तो रिलीजियस के बेसिस पर, दूसरा लैंग्वेज के बेसिस पर। अब इनके जो इंटरेस्ट्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको फंडामेंटल राइट देता है, जो कि आर्टिकल 29 में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर इनको ये राइट मिलता है कि आपको जो भी इंटरेस्ट है, चाहे आपका कल्चर है, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। और भी इसमें ये चीज़ें लिखी गई है कि आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट्स में इनका जो कल्चर है वो भी आता है, लैंग्वेज आता है वो भी आता है। तो इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि इन माइनॉरिटीज़ को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि उनको एडमिशन, वो जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन करना चाहते हैं, तो वो उनका फंडामेंटल राइट है। उनके मज़हब को नहीं देखा जाएगा, उनके कल्चर को नहीं देखा जाएगा, किसी भी तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। किन को? माइनॉरिटी वाले पर्सनस को। तो ये आपका आर्टिकल 29 में डिफाइन किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच इज़ आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 जो है ये माइनॉरिटीज़ के बारे में ही बात करता है। अब यहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ के बारे में सर क्या बात करता है, देखिए अब इनको जो है ये चीज़ तो उनको प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ 29 में तो दे दिया, यानी कि आप एडमिशन कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बहुत धार्मिक होते हैं, यानी कि वो अपने किसी भी मजहबी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए क्या, उनके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँगा, अगर कोई इस्लाम धर्म से कोई इंसान है तो उसको यानी कि टोपी, सर पे टोपी उतारना पसंद नहीं, वो चाहता है कि मेरे सर पे टोपी ही रहे, मेरे चेहरे पे दाढ़ी रहे, और मैं कमीज शलवार में जो है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाऊं। तो और इसी तरीके से बाकी मजहब्स में, ठीक है, कोई ये जो बोलता है, किसी दूसरे मज़हब का इंसान बोलता है कि नहीं मुझे मजहबी ड्रेस में ही जाना है, मैं ड्रेस अपना चेंज नहीं करूँगा, तो उनको जो है एक राइट मिलता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? आर्टिकल 30 इस एजुकेशन के साथ डील करता है कि कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस के बेस्ड पर हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेस्ड पर हो, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए इसमें आर्टिकल 30 के बाद आर्टिकल 31 आपका आता था, जो कि आपको प्रॉपर्टी के साथ डील करता था, यानी कि जो कंपलसरी लैंड एक्विजिशन की बात करता था। आपको ये राइट देता था कि आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी ज़मीन को कोई भी नहीं आपको छीन सकता, कोई भी आप किसी को नहीं दे सकते हो, ये आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो अब इसमें पंगे पड़ गए थे, जो कि आपका आर्टिकल 19F में भी आता था, ठीक। तो अब इसमें पंगे क्या पड़ते थे कि सरकार को कभी कभी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, रेल की पटरी डालनी, अब रेल की पटरी में करोड़ों रुपया का खर्चा होता है ना, रोड बना हुआ आप छोटा सा, उसमें करोड़ों रुपया खर्चे आते हैं। तो किसी एक बंदे ने बोला नहीं जी मैं इसमें ज़मीन नहीं दे दूंगा, मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, मुझे ये इधर ही रखने हैं। तो ये कुछ हर्डल्स पैदा करते थे, तो इसीलिए इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके फिर लीगल राइट बना दिया गया है। 300A में अब आपको ये राइट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये एक लीगल राइट है। अभी तक ये आर्टिकल 31 या 19F बोलो तो उसमें था, ठीक, आप अपनी ज़मीन को प्रिजर्व कर सकते हो, एक्विजिशन के बारे में बात करता था, तो एक फंडामेंटल राइट था। तो बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटानी पड़ते थे कि वो बोलते थे कि हम ज़मीन नहीं देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता था हमें तो प्रोटेक्ट करना है इनको फंडामेंटल राइट्स को, तो वो फिर हो जाता था, वो फिर प्रोजेक्ट ही रुक जाता था। तो इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट से निकाल करके लीगल राइट बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में है अब, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको ये चीज़ जो है, इस आर्टिकल को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ट्रांसफ़र किया गया है इनटू द लीगल एक्ट। तो आपको याद रखना है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस आर्टिकल को रिमूव करके एज अ फंडामेंटल राइट और इसको लीगल राइट माना गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब हम आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ पे। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ है वो आपका आर्टिकल 32 बताता है। आर्टिकल 32 जो है बेसिकली ये रखवाली करता है बाकी जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको पार्ट 3 में पढ़ाए थे। स्टार्ट किया था मैंने 12 से, लेकिन एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स ओनली 14 से 32 तक है, ठीक है। बाकी जितने भी राइट्स है 12 और 13 वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आर्टिकल 32 क्या है, देखिए आर्टिकल 32 जो है
वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करे अगेंस्ट द स्टेट इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। यानी कि अगर किसी भी तरीके से इन फंडामेंटल राइट्स की छेड़खानी हो रही है तो उसका चेक जो है वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को कौन एम्पावर करता है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करे? वो आर्टिकल 32 देता है। समझ में आ गया? ठीक है। और यही पावर्स हाई कोर्ट के पास में भी है, लेकिन वो इस आर्टिकल 32 नहीं बल्कि आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब यहां पर आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कौन एम्पावर करता है? कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है कि वो जो है इन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्ट करे? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट को सेम पावर्स कौन देता है? आर्टिकल 226। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं हम आगे। अच्छा, इसमें और एक चीज भी है। अब ये आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 तो आपको समझ आ गया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब एक एप्लीकेशन जाती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो फिर बाद में कुछ ऑर्डर देते हैं कि आप इस तरीके से ये चीज को मतलब अपनी जजमेंट देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिट्स। ठीक है, रिट्स के फॉर्म में हम जो है सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। जनरली हमारे पास 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। अब ये रिट्स क्या होते हैं? रिट एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट इशू करता है, चाहे उसमें डायरेक्शंस होंगे, उसमें जो है कोर्ट ऑर्डर्स होंगे, तो उनको हम जनरली रिट्स कहते हैं। वो रिट्स ही होते हैं। रिट को एक्चुअली ऑर्डर या डायरेक्शंस ही कहते हैं जो कि आपको कोर्ट देता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो हमारे पास 5 टाइप्स के रिट्स हैं: हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्यू वारंटो। अब ये पांचों के पांचों टाइप्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वो रिट्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। या आप एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, आप जाकर के वो देख सकते हो। आर्टिकल 33 के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स है वो 14 से लेकर के 32 तक ही है। अब जो मैंने आपको 12, 13, अब हम 33, 34 एंड 35 पढ़ेंगे, ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से 12 और 13 जो है, 12 डिफाइन करता है स्टेट को, 13 डिफाइन करता है लॉ को इन ए नेगेटिव वे, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। 33 जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं राइट्स की। अब यहाँ पर मिलिट्री अफेयर्स के रिलेटेड जो है उनको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि उनमें फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनस को, तो उनको जो है ये फंडामेंटल राइट्स ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं। इसी तरीके से इंटेलिजेंस को, आपको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये मिलिट्री जो इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं उन पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वहाँ पर जो है उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से मीडिया पे भी कुछ सर्टेन केसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। हालांकि प्रेस के पास कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं है कि वो कुछ अलग ही बोले। ठीक है, इनको भी जो है सर्टेन केसेस में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जिस तरीके से कोई सेंसिटिव ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस वक्त उनको रोक दिया जाता है कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, यानी कि कभी कभी वो लाइव दिखाते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो वो लाइव दिखाएंगे, उसकी वजह से जो है ऑपोजिट पार्टी को पता चल जाएगा व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देयर, तो वो जो है उस केसेस में मीडिया को भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। अब मीडिया को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, इनको कोई खास जो है फ्रीडम नहीं मिली हुई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। जो एक रेडी पे सब्जी बेचने वाले के पास राइट है, वही एक न्यूज़ चैनल के एंकर के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से कोई अलग प्रिविलेज नहीं मिलता है प्रेस को, लेकिन वो इम्प्लिसिट होता है। जो प्रेस जो बोलता है, जो वो दिखाते हैं, वो इम्प्लिसिट होते हैं उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ऑल राइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ को डिफाइन करता है। जहाँ पर मार्शल लॉ आता है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का राज, जहाँ पर भी मिलिट्री राज आता है वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ से समझाता हूँ कि जहाँ पर मार्शल लॉ लगता है, यानी कोई कंटोनमेंट एरिया है या किसी जगह पर, किसी सेंसिटिव जगह पर, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कुछ सेंसिटिव प्लेसेस पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर आर्मी रूल करती है, तो आर्मी के पास फुल पावर होता है। आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि आप मुझे क्यों ले जा रहे हो, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, या आप मेरे घर पे क्यों घुसे हो। तो उनके पास वो फुल पावर है, उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं। समझ आ गया, जो आपके आर्टिकल 34 में है। ऑलराइट, सो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मार्शल लॉ में आपके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं। समझ में आ गया?
ऑलराइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द आर्टिकल 35, जो कि लास्ट वाला आर्टिकल है आपके फंडामेंटल राइट्स में। हालांकि ये खुद एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये तीनों, ठीक है, ये राइट्स नहीं है, बल्कि ये कुछ डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 35 जो है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो पार्ट थर्ड में कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इसमें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में आपका डोमिसाइल के बारे में, यानी कि किसी स्टेट में अगर वहाँ पर रिजर्वेशंस होती हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लोग हैं, तो वो जो है आपके आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में मेंशन किया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो उस आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, कोई रूल जो है फ्रेम कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से न सिर्फ इसी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 को, बल्कि इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है इसमें जिनके ऊपर पार्लियामेंट को ये पावर मिलता है, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो उन फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रूल्स बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 35 आपका डील करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैंने आपको बोला था कि 12 से लेकर के 35 तक सारे मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने आपको 14 से लेकर के 32 एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स बोला था। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स 14 से 32 है, और जब हम बात करते हैं 12, 13, 35, तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं आपको कुछ डिफाइन करते हैं इन फंडामेंटल राइट्स में। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।